हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12। बुक का नाम है स्वतंत्र राजनीति, भारत में राजनीति, और टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्राइसिस ऑन डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चलो पहले थोड़ा सा पीछे के चैप्टर में देखते हैं। जैसे इससे पहले हमने 2 वीडियोस में कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ा, उसका विघटन और पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि 1971 के 5वें आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। कांग्रेस को हर जगह काफी सारी सीटें मिली थी। 352 सीटें अकेले कांग्रेस को मिली थी उस समय, और 23 सीटें सीपीआई के साथ मिला करके उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी और सरकार बनाई थी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी मजबूत तो थी, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही थी कांग्रेस में, और कांग्रेस के जो विरोधी दल थे वो उनमें नोकझोंक और ज्यादा तीखी हो गई थी। और 1973 और 74 के काल ने इनमें और ज्यादा जो घटनाएं घटी उसमें और ज्यादा इजाफा किया आपसी दलों के तनाव में। अब लोकतंत्र और जो संविधान के द्वारा जो बनाई गई संस्थाएं थी, ऐसा लगने लगा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा संकट मंडरा रहा है, और इसकी चरम परिणति आपातकाल के रूप में हुई। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। भारत में 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, और ये आपातकाल की घोषणा किसी युद्ध या आक्रमण के कारण नहीं हुई थी। इसका कारण था अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका। इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए आपातकाल लागू किया जा रहा है। तो आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या इतना जरूरी था आपातकाल लागू करना उस समय की परिस्थितियों में, और आपातकाल के क्या परिणाम निकले, और इससे लोकतंत्र को क्या सबक मिले। इस तरह की बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपने देखा कि 1967 का जो चौथा आम चुनाव था उसमें कांग्रेस के भीतर काफी खींचतान थी, और 1969 में तो कांग्रेस में फूट भी पड़ गई थी, और इस तरह से जो इंदिरा गांधी थी उसके जो सिंडिकेट थे उनमें और इंदिरा गांधी में काफी खींचतान थी। और फिर 1971 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने अपने अलग ही स्ट्रेटजी अपनाई, 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और उस तरह से इंदिरा गांधी ये सारे लोक लुभावन नारों के साथ बड़ी मजबूत स्थिति में जीत करके आई थी। तो फिर क्या हुआ कि उसमें जीत तो गई इंदिरा गांधी, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। 1971 में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव के दौरान वो पूरे नहीं कर पाई। उसके भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि हम आर्थिक संदर्भ में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन वह काल जो 1971-72 का समय था उसमें गरीबी हटाओ जैसी कोई बात नहीं थी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, देश के ऊपर अर्थव्यवस्था का और ज्यादा बोझ बढ़ रहा था। इसका एक कारण था बांग्लादेश का युद्ध। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ, और उस समय बांग्लादेश की तरफ से लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। उसी दौरान अमेरिका ने भी भारत का साथ देने से, आर्थिक मदद देने से मना कर दिया। रुपए का अवमूल्यन हो गया, और तेल की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि होने लगी, जिससे महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई तो लोगों में रोष उत्पन्न होने लगा, लोगों को वो सारे नारे, सारे वादे झूठे लगने लगे। तो इस दौरान और बेरोजगारी तो बढ़ी ही बढ़ी। इस तरह से खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी। तो इस प्रकार गरीबों के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी थे उनमें भी सरकार के प्रति रोष बढ़ने लगा, और इस बात को मार्क्सवादियों ने, जो सीपीआई मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने हवा देनी शुरू कर दी। उन्होंने विद्रोह को और बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया।
कई छात्र आंदोलन तो 1967 के बाद से ही थोड़ा बहुत अपना मुंह उठाने लगे थे, लेकिन 1974 आते आते तो सरेआम जगह जगह पर कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ आंदोलन होने लगे। फिर बात आती है कि और एक बात हुई उस दौरान, महंगाई की दर जो 1973 में 23% तक बढ़ी, वो एक साल के बाद 1974 में 30% तक महंगाई की दर बढ़ गई थी। लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, गरीबी रेखा बढ़ती जा रही थी, गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। फिर 1972-73 में मॉनसून भी असफल हो गया था, खाद्यान्न का भी संकट आ गया था, क्योंकि लगभग 8% फसल का कम उत्पादन हुआ था और कई राज्यों में हरित क्रांति और जो श्वेत क्रांति चला रखी थी, उसी के कई राज्यों में उसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा रोष था, क्योंकि जो हरित क्रांति थी वो सिर्फ कुछ स्टेट में ही उसका लाभ मिला था, बाकी स्टेट में उसका लाभ नहीं मिला था। तो इस तरह चारों ओर असंतोष का वातावरण था। फिर गुजरात और बिहार में आंदोलन शुरू हो गए। गुजरात में जनवरी 1974 में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और उनकी मांग थी कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उन्हें वापस लिया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उसे भी कम किया जाए। तो इस तरह से गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के रूप में ये फेमस हुआ, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। उन्नीस में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के नाम से एक आंदोलन हुआ जो छात्रों के द्वारा किया गया था, और उसके 2 महीने बाद ही बिहार में मार्च 1974 में छात्रों ने ही आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी भी मांग यही थी जो गुजरात में छात्रों की थी कि बढ़ी हुई दामों को कम किया जाए। जैसे कि हॉस्टल में जो छात्र रह रहे थे उनके खाने पीने के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, और बेरोजगारी को कम किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए, खाद्यान्न के संकट को दूर किया जाए। इस तरह की मांगे थी बिहार आंदोलन में भी छात्रों की। तो बिहार के छात्रों ने जेपी नारायण, जो समाजवादी नेता थे, जो अपनी राजनीति को छोड़ चुके थे, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, उनको बुलावा भेजा। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे, उनको छात्रों ने बुलाया कि आप हमारे नेता बन जाएं, और वो एक शर्त पर नेतागिरी करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए राजी हुए कि ये आंदोलन अहिंसक होना चाहिए और सिर्फ एक जगह तक सीमित ना रहे, ये आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। इस तरह का आंदोलन कांग्रेस की राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ। फिर उधर गुजरात आंदोलन में मोरारजी देसाई ने मांग की कि दोबारा से चुनाव करवाए जाए। पहले तो सरकार ने आनाकानी की, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव को देखते हुए सरकार को 1975 में, मई 1975 में वहां पर चुनाव करवाने पड़े गुजरात में। लेकिन बिहार में भी इसी तरह की मांग थी, कांग्रेस की सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन बिहार में ये मांग नहीं मानी गई। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। अब 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा? संपूर्ण क्रांति की मांग थी वो जेपी नारायण के द्वारा की गई थी कि पूरे देश में एक साथ क्रांति की जाएगी, और जो सरकार जो ज्यादतियां कर रही है लोगों के ऊपर, जो इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, कोई भी न्यायपालिका के ऊपर भी अपना अधिकार जमाते जा रही है, इसको किसी न किसी तरह से कम करना है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, और उस समय बिहार में एक नारा फेमस हुआ, संपूर्ण क्रांति नारा है, आगे इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति नारा है, आगे इतिहास हमारा है। ये वाला नारा बिहार के छात्र आंदोलन में दिया गया था, और इसकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। तो इस तरह से देश में माहौल काफी कठिन था। एक तरफ तो बेरोजगारी की मार थी, एक तरफ मॉनसून भी असफल हो गया था, दूसरी तरफ सरकारों में भी अलग अलग राज्यों में हड़तालें और घेराव और बंद सरकार के खिलाफ चलने लगे थे। अब आता है न्यायपालिका के साथ संघर्ष। न्यायपालिका के साथ संघर्ष तो पहले ही शुरू हो गया था, जब से इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए उन्होंने मसौदा बनाया और प्रीवी पर्स की समाप्ति की। तो उस समय ही न्यायपालिका के साथ इनके काफी सारे झगड़े थे। तीन मसले मुख्य थे। पहली बात तो ये थी कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है, लेकिन संसद का कहना था कि क्योंकि ये जनता की गवर्नमेंट है और जनता के भले के लिए कटौती कर सकती है, इसलिए दोनों में, न्यायपालिका और सरकार में, बहुत ज्यादा तनाव था। दूसरी बात है, क्या संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। न्यायपालिका का कहना था कि इस तरह से संपत्ति के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं DPSP, इनका हवाला देते हुए कहा कि सरकार जन कल्याण के कार्यों के लिए कुछ हद तक मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो यहाँ भी न्यायपालिका और सरकार के बीच में काफी टकराव था। तो तीसरी बात इसमें यह थी कि जुडिशरी ने जो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया, तो न्यायपालिका ने उसे मतलब नहीं माना, निरस्त कर दिया था। फिर आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित विवाद। 1973 में केशवानंद भारती का मुकदमा आया। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा न्यायपालिका और सरकार के संसद के संबंधों के बारे में। केशवानंद भारती मुकदमे में यह फैसला हुआ कि सरकार किसी भी सूरत में संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती केस से फेमस हुआ कि संसद किसी भी सूरत में संविधान के बुनियादी सिद्धांत में बदलाव नहीं कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने उसके थोड़े दिन के बाद ही, जो कि न्यायपालिका में पहले परंपरा थी कि जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, इसके बारे में परंपरा थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए 3 न्यायाधीशों को सुप्रेस करके, उनको कम करके, यानी उनको ट्रेसपास करके A.N. रे, जो चौथे नंबर के न्यायाधीश थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इस बात के ऊपर भी न्यायपालिका में काफी और सरकार में काफी टकराव हुआ और जो 3 न्यायाधीश जिनकी अनदेखी की गई थी, उन न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। तो संसद ने क्यों किया ऐसा, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसी दौरान राजनारायण ने, जो इंदिरा गांधी के, रायबरेली से जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में खड़े हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी ने सही में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब इंदिरा गांधी ने स्टे ले लिया। ये फैसला आया था 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को ये फैसला आया, कहीं पे लिखा भी है मैंने, 12 जून 1975 को फैसला आया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो रद्द कर दिया जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी ने स्टे ऑर्डर ले लिया और इसी चक्कर में उन्होंने, जैसे जो न्यायपालिका के साथ भी गलत किया था, न्यायपालिका को भी वो वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने की सोच रही थी। अब बात आती है कि वचनबद्ध या प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है, वचनबद्ध क्या होती है। देखो बच्चों, अब से पहले, इंदिरा गांधी के काल से पहले न्यायपालिका तटस्थ थी। तटस्थ मतलब कि कोई भी सरकार आए, किसी भी दल की सरकार आए, उसका न्यायपालिका के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वचनबद्ध क्या होती है? वचनबद्ध न्यायपालिका, वचनबद्ध नौकरशाही उसे कहते हैं जो सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करे। इसमें आगे बताया गया है
कि न्यायाधीश और अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो, उस प्रकार की न्यायपालिका को वचनबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि न्यायाधीश भी वैसा कार्य करे जैसा सरकार चाहे। तो ये तो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा संकट था। अगर मान लो न्यायाधीश भी मंत्रियों की मुट्ठी में हो गए तो फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अंडरस्टैंड? कांग्रेस के काल में, इंदिरा गांधी कांग्रेस के काल में वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने पर जोर दिया गया था। अंडरस्टैंड क्या होता है वचनबद्ध न्यायपालिका? ऐसी न्यायपालिका, ऐसे न्यायाधीश जो सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करें। अंडरस्टैंड? ये होता है वचनबद्ध न्यायपालिका। तो देखिए वो दौर कितना उथल पुथल का दौर था। कहीं हमारा आर्थिक संकट से हम जूझ रहे थे, मॉनसून असफल हो गई थी, खाद्यान्न संकट से हम जूझ रहे थे, जगह जगह पर लोग हड़ताल कर रहे थे, धरने दे रहे थे। और दूसरी तरफ जो ये जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने न्यायपालिका को और नौकरशाही को भी अपनी मुट्ठी में लेने के पूरे प्रयास कर रखे थे। तो पूरे देश में बहुत ही ऐसा अजीब सा माहौल था कि हर नेता ये सोच रहा था कि अब तो जो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, इंदिरा गांधी लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है। इसलिए इस चैप्टर को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट हमने नाम दिया है। तो अब आगे बात आती है कि जो ये वचनबद्ध और प्रतिबद्ध नौकरशाही थी, इसके प्रति लोगों में काफी रोष था। नौकरशाही, इसमें भी नौकरशाह भी परेशान थे सरकार की नीतियों से, और न्यायाधीश भी बहुत ज्यादा परेशान थे सरकार की नीतियों से। और उस दौरान D.K. बरुआ, जो कि उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो ये क्लियर कह दिया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। किसने की ये बात है? D.K. बरुआ। D.K. बरुआ ने कहा कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हर लोकतांत्रिक संस्था को इंदिरा गांधी की सरकार अपने कब्जे में करती जा रही थी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक ये हमने पढ़ी आपातकाल की पृष्ठभूमि की। आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाना पड़ा, क्या कारण थे आपातकाल लगाने के। अंडरस्टैंड? और इसी दौरान दो और भी महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो थी 1974 की रेलवे हड़ताल। रेलवे हड़ताल के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। देखिए 1974 में राष्ट्रीय समन्वय समिति के ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। आपको पता है कि सारा का सारा सामान ढुलाई का काम रेलों से होता था, यानी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है रेलवे। अगर रेलवे हड़ताल पे चली जाए तो सारा कामकाज ठप हो जाता है। तो उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में मई 1974 में रेलवे की हड़ताल हो गई। उनकी मांग थी कि जो कर्मचारी हैं उनके बोनस दिया जाए और उनकी सेवा की शर्तों में कुछ और बदलाव किए जाए। उनकी ये भी मांग थी, मजदूरों के अधिकारों के लिए भी उनकी मांग थी, और उन्होंने ये भी मांग रखी कि क्या मजदूर अपनी मांगे हड़ताल के माध्यम से रख सकते हैं सरकार के सामने या नहीं रख सकते। तो इस तरह से हड़ताल शुरू हो गई रेलवे की। 20 दिन तक हड़ताल चली। सरकार ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और बिना किसी नतीजे के 20 दिन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस को ये हड़ताल वापस लेनी पड़ी। तो ये भी एक संकट का समय था उस दौरान, रेलवे हड़ताल। और एक बात हुई उस दौरान कि वहाँ नक्सलवाड़ी आंदोलन, वैसे तो आंदोलन वाले चैप्टर में, जन आंदोलन वाले में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें भी 1967 के दौरान जो किसान थे, छोटे किसान, उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये काम शुरू हुआ पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने के पास से ये काम शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी जगह से ये आंदोलन शुरू हुआ
और इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि जो अमीर और धनी जमींदार हैं, जिनको जमीन से कोई मतलब नहीं है, बैठे बैठे अपना खाते हैं, किसान उन पे कमाते हैं, कि उनके चुंगल से जमीन निकाल करके छोटे किसानों को दे दी जाए। ये मुख्य मांग थी उनकी। और वो लोकतंत्र में बिल्कुल आस्था नहीं रखते थे, लोकतंत्र को बकवास कहते थे वो लोग, और हिंसक साधनों में विश्वास रखते थे। वो जो भी काम करते थे हिंसा के बल पर ही करते थे। 1969 में सीपीआई, पहले तो 1964 में सीपीआई में फूट पड़ी थी, आपने पहले पढ़ा सेकंड चैप्टर में, कि सीपीआई एम और सीपीआई दो पार्टी बन गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी दो दलों में बट गई थी 1964 में। फिर 1969 में सीपीआई एम फिर आगे दो दलों में बट गई, सीपीआई एम और सीपीआई एम एल। सीपीआई एम मतलब सीपीआई मार्क्सिस्ट, सीपीआई एम मतलब सीपीआई माओवादी लेनिनवादी। अंडरस्टैंड? तो जो सीपीआई एमएल के नेता थे वो थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार सीपीआई एमएल के नेता थे और वही नक्सलवादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। पुलिस कस्टडी में 1972 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से जो ज्यादातर जो आंदोलन हुए थे वो गरीब किसानों ने किए थे, और वो जो आदिवासी इलाका है उन लोगों ने किए थे। उनकी मांग थी कि जो जबरदस्ती उनसे लेबर करवाई जाती है वो खत्म हो, सूदखोरों से उन्हें राहत मिले, और उनकी जमीन पर जो संसाधनों पर जो बाहर के लोग आकर के कब्जा कर लेते हैं वो ना करें। इस तरह की उनकी मांगे हैं। ये आंदोलन अभी भी जारी है और 9 राज्यों के 75 जिलों में आंदोलन अपनी पूरी घुसपैठ कर चुका है। तो इस तरह से नक्सलवादी आंदोलन उस समय 67-69 में शुरू हुआ आंदोलन अभी भी है, और बहुत सारे जवान इसमें आपने समय समय पर सुनने को मिलता होगा कि बहुत सारे जवानों की मौत भी हो जाती है, और एक गुरिल्ला युद्ध में छुपकर वार करने में ये लोग विश्वास करते हैं। तो ये तो बेटा हमने आपातकाल की पृष्ठभूमि पढ़ी। फिर आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपातकाल के परिणाम क्या निकले, क्यों लगा आपातकाल, कब लगा और क्या परिणाम निकले। चलो थोड़ा बता देती हूँ। और आगे आपातकाल की घोषणा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा 25 जून 1975 को कर दी और 18 महीने रहा। 25 जून 1975 को पूरे देश में अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ओके, तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। आई होप आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करोगे ताकि कल वाला टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।